सुप्रभात सर। गुड मॉर्निंग। का क्या रोल है? तो वर्क प्लानिंग में हमने देखा था, कंसीडर जो किया गया था वर्क प्लानिंग में कि वर्क स्कोप कौन सा एक्टिविटी को करना है आपको, रिव्यू ड्राइंग एंड फ्लो शीट। यदि आप एक्सकवेशन या प्रोसेस में कार्य कर रहे हैं तो आपको ड्राइंग या फ्लो शीट को रिव्यू करना होगा। इंस्पेक्ट वर्क साइट, जहां पे कार्य चल रहा है उस कार्य क्षेत्र को जाके इंस्पेक्शन करना होगा। आइडेंटिफाई सेफ्टी प्रिकॉशंस, वहां पे सेफ्टी से संबंधित क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या क्या व्यवस्था ली गई है, उस सब का रिव्यू करना होगा। कंप्लायंस विथ रेगुलेशंस, जो वहां पे कार्य करने के लिए नियम कानून है, कंप्लायंसेस है, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। कंप्लायंस विथ रेगुलेशंस का मतलब ये हो गया कि एग्जांपल समझिए, जैसे आप बाइक चला रहे हैं, तो बाइक चला रहे हैं तो बाइक पर चलने के लिए हेलमेट चाहिए। तो यदि हेलमेट पहना है उसने तो कंप्लायंस हो रहा है, या नहीं पहना है तो नॉन कंप्लायंस। सिंपल सा बात है, तो इस चीज को आप थोड़ा समझ के लीजिएगा। तो कंप्लायंस का मतलब ये है कि जो नियम कानून बना हुआ है उस नियम कानून का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो होता है कंप्लायंस विद रेगुलेशन, राइट। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। राइट, तो इस पे आपको फोकस करना है। उसके बाद है डेवलप वर्क प्रोसीजर्स, कार्य करने का बेहतर तरीका क्या होता है, प्रोसीजर्स क्या होगा वो आपको बनाना होगा। असाइन रिस्पांसिबिलिटी, अच्छा ये प्रोसीजर्स क्या होता है, एक बार थोड़ा मैं इसके बारे में बता दूं, नए छात्र हैं। डेवलप वर्क प्रोसीजर्स, मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल दे रहा हूँ इसके। जैसे मान लीजिए आप किसी अच्छे होटल में खाना खाते, बढ़िया होटल में, और वहां पे आप जो है पनीर की, तो किसी अच्छे होटल में जाकर के आप पनीर की सब्जी खाते हैं और 3 दिन बाद फिर आपको इच्छा होता है कि वहीं जाके वही सेम सब्जी खानी है। तो 3 दिन बाद भी जाकर के जब पनीर की सब्जी खाते हैं तो वही टेस्ट आता है, कोई टेस्ट में बदलाव नहीं रहता है। जो 3 दिन पहले आपने खाया है आज भी वही टेस्ट है। लेकिन घर में यदि पनीर की सब्जी बने तो आज का टेस्ट अलग होगा, कल का टेस्ट अलग होगा, परसों का टेस्ट अलग होगा, थोड़ा सा अंतर होगा। लेकिन होटल में अंतर नहीं पड़ता है। कारण क्या है? कारण यह है कि वहां पे खाना बनाने का प्रोसीजर है। प्रोसीजर है, जैसे मान लीजिए सब्जी बनानी है, कढ़ाई का टेम्परेचर 120 डिग्री आया या 80 डिग्री आया तो तेल डालना है। कितना तेल डालना है तो माप के डालना है, कितना डालना है वेट करके डालना है, नमक कितना डालना है वेट करके डालना है, कब डालना है घड़ी देख के डालना है। तो जब नियम कानून प्रोसीजर्स को फॉलो करके काम करोगे तो सेम काम होगा, एक्टिविटी सेम होगा। तो प्रोसीजर्स मतलब तरीका क्या है काम करने का, पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। वहां पे कोई नया व्यक्ति है या पुराना व्यक्ति है मैटर नहीं करता है, कोई भी आएगा वो क्या करेगा, पेपर उठाएगा, क्या लिखा हुआ है वही करेगा, राइट। दूसरा एग्जांपल आपको देता हूँ, आप कोई भी बिस्किट खाते हैं, मान लो ब्रिटानिया गुड डे का मैं नाम ले रहा हूँ, तो गुड डे बिस्किट आप गुवाहाटी में खाओ या पटना में खाओ या जम्मू कश्मीर में खाओ या अंडमान निकोबार में, टेस्ट सबका एक ही आएगा। क्यों? बनाने का तरीका एक ही है। तो और बनाने वाला आदमी कोई भी हो, कहीं का हो, चाहे साउथ का हो, चाहे नॉर्थ का हो, चाहे ईस्ट का हो, चाहे वेस्ट का हो, टेस्ट सेम। तो टेस्ट सेम मतलब सिंपल सा बात है, प्रोसीजर बनाने का तरीका है। अब तरीका नहीं रहेगा, अनुमान पे बनेगा, तो आज कुछ और लगेगा, परसों कुछ और लगेगा, कल कुछ और लगेगा। तो कार्य का प्रोसीजर होना बहुत जरूरी है। असाइन रिस्पांसिबिलिटी, जो कार्य हो रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, तो जिम्मेदारी तय करनी जरूरी है कि इस XYZ काम के लिए जो है जिम्मेदार भाई म्यूट कर दे। उसके बाद कम्युनिकेशन प्रोसीजर, किस कार्य के लिए किससे बात करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पता होना चाहिए कि हमको जब इमरजेंसी होगी तो किसको बुलाना है, किससे संपर्क करने से काम हो जाएगा। नहीं तो नहीं पता होगा तो आप क्या करेंगे, यदि आपको पता नहीं रहता है, जानकारी नहीं रहती है तो क्या करेंगे। आपको मान लीजिए कोई मेडिसिन खरीदना है, तो पहले आप स्वीट के दुकान में गए, मिठाई की दुकान, बोला दवाई चाहिए, बोला यहाँ नहीं मिलता है। फिर हार्डवेयर के दुकान में गए, बोला यहाँ भी नहीं मिलता है। फिर कपड़ा के दुकान में गए, बोलता है यहाँ भी नहीं मिलता है। फिर ग्रोसरी के दुकान में गए, बोला यहाँ भी नहीं मिलता है। क्यों घूमना पड़ रहा है? कि आपको पता नहीं है कि कहाँ संपर्क करने से दवा मिल जाएगा। लेकिन पहले ही बार में किसी मेडिसिन शॉप पे गए तो आपको मटेरियल मिल जाएगा। कम्युनिकेशन प्रोसीजर मतलब क्या हमको चाहिए,
तो किससे संपर्क करना पड़ेगा इमरजेंसी के दौरान, ये पता होना चाहिए, नहीं तो आप घूमते रहिएगा इधर उधर, कार्य नहीं होगा। नेक्स्ट वर्क एग्जीक्यूशन, उसके बाद 9वां नंबर है काम होगा। ये प्लानिंग में 9th स्टेप काम स्टार्ट करने के पहले 8 को काम करना जरूरी है, फिर आपका काम होगा। अब चलिए आगे, प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन। अब जो अंतिम और था ना एग्जीक्यूशन, इसके लिए फिर से 8 वर्ड। एग्जीक्यूशन कैसे होगा? एग्जीक्यूशन मतलब काम करना, एग्जीक्यूट करना, ऑपरेट करना, ये सब एक सेम वर्ड है। वर्क करना ये सब एक ही वर्ड है, मतलब काम करना, एग्जीक्यूट करना। चलिए, कहता है प्रिपरेटरी वर्क, काम करने के पहले जो भी तैयारी है आप कर लीजिए। सबसे पहले आप जो भी तैयारी आपका है कर लीजिए। इशू वर्क, अब तैयारी में क्या होगा? अब जैसे मान लीजिए प्रिपरेटरी वर्क एकदम तैयारी, मान लीजिए आपको खेत में सरसों का फसल लगाने जाना है, ट्रैक्टर चाहिए, बीज चाहिए, खाद चाहिए, आदमी चाहिए, जो भी चाहिए सब लेना पड़ेगा, तभी तो काम होगा। जाकर के कुछ नहीं है, जाएंगे तो कुछ होगा नहीं। तो प्रिपरेटरी यानी किस टाइप का काम है, उस कार्य के लिए आपकी तैयारी। अब प्लांट में वेल्डिंग मारना है तो वेल्डर चाहिए, वेल्डिंग मशीन चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए, फायर वॉचर चाहिए, ये सब चाहिए। वहां पे जाएंगे और तैयारी पूरी करके जाएंगे। पहला तैयारी होकर जाएगा। दूसरा स्टेप इशू वर्क परमिट, परमिट मांगेंगे, मुझे परमिट दो, मुझे कार्य करना है, फिर परमिट हम मांगेंगे। फिर सुपरविजन मॉनिटरिंग, उस कार्य को देखने के लिए जो रिस्पांसिबिलिटी तय की गई है वो मॉनिटरिंग करेगा, देख रहा है कि कैसा चल रहा है। फिर वर्क कंप्लीटेड, फिर कार्य समाप्त हो जाएगा। कार्य समाप्त होने के बाद क्या होगा? टेस्टिंग, ट्रायल होगा कि जो काम हुआ था सही हो गया कि नहीं हो गया। जैसे आपका बाइक बनाने को दिए मिस्त्री को, बन गया तो क्या करता है? चला के देखता है, और जब ठीक है तो इक्विपमेंट स्टार्ट करता है। ठीक है, ये हो गया, आप ले लीजिए, मशीन को चलाइए। राइट, रीइंस्टेट इक्विपमेंट और रिटर्न वर्क परमिट, फिर परमिट वापस दे देगा और हैंडबैग प्लांट और इक्विपमेंट, और पूरी तरह से प्लांट हैंडओवर कर देगा कि हमारा काम खत्म हो गया, मशीन चालू है, आप चलाइए, हम चले। तो ये काम करने वाले के लिए 8 स्टेप। पहला तैयारी करके जाएगा, दूसरा परमिट लेगा, तीसरा देख रेख के लिए आदमी चाहिए, चौथा काम को कंप्लीट करेगा, पांचवा टेस्टिंग करेगा, सब सही हो गया, टेस्टिंग में सही हो गया, छठा काम पर मशीन वापस जैसा था वैसा कर देगा स्टार्ट करने के लिए, और सातवां परमिट वापस दे देगा, और आठवां प्लांट जो भी मशीन प्लांट इक्विपमेंट है प्रोसेस ओनर को दे देगा कि ये देखिए सब काम हो गया, आप मशीन हैंडओवर ले लीजिए, अब मैं चला। तो ये जो है 8 काम वर्क एग्जीक्यूशन में होता है। किसी को कोई डाउट? आगे देखते हैं। अब जो परमिट दे रहा है उसकी क्या जिम्मेदारी है, समझ लेते हैं। रिस्पांसिबिलिटी में ये है इंस्पेक्टिंग वर्क एरिया, जहाँ पे काम कर रहा है। किसी का कोई सवाल है? जी सर, एक सवाल है। बोलिए। जी सर, बोल रहे हैं कि कहीं कहीं जैसे परमिट जो लेना होता है, जैसे खुद सेफ्टी वाले ले जाके देते हैं, या कोई कहीं कहीं पे इंजीनियर भी देते हैं, मतलब, या कहीं कहीं सुपरवाइजर भी जाके खुद से लेते हैं, तो मैंने कैसे इसका मतलब प्रावधान रहता है? कल परसों आप क्लास जुड़े थे? जी नहीं सर। यही तो प्रॉब्लम है ना, तो बीच में मान लीजिए कभी कभार क्लास जुड़िएगा तो ऐसे ही सब जवाब मिलेगा। क्लास नियमित नहीं कीजिएगा तो फिर तो मुश्किल ही है ना, फिर हमको लंबी कहानी करनी पड़ेगी। जी सर, इंटरव्यू में थोड़ा बिजी थे, वो सब फाइनल कौन हो सा गया इंटरव्यू इसी। था? कोई इंटरव्यू नहीं था। ठीक है, चलो सुन लो। देखो, मैं कल परसों भी क्लास में बोला था कि जिसको काम कराना है वो परमिट देगा, और जिसको काम करना है वो परमिट लेगा। अब वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, कोई और भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, जो कल परसों हम लोग क्लास में चर्चा किए थे। ठीक है, तो वैसे ही रहता है। चलिए, जो परमिट का मामला है, सर वर्क परमिट को कैसे भरेंगे? पेन से भरेंगे। पेज रहता है
उसको पेन से भरेंगे। कल क्लास हुए थे, जिसने पूछा है वर्क परमिट को कैसे भरेंगे। जी सर, थोड़ा देखो भाई, सारे लोगों का समय इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी के पास टाइम बहुत ज्यादा है, पर्याप्त मात्रा में है, तो माफ करना। कल हम लोग बात किए थे ना कि परमिट में क्या डिटेल रहता है, कैसे फिल करेंगे। जी सर। तो फिर तो आप कभी कभी जुड़ोगे तो हम लोग बैक नहीं हो सकते हैं, वो आपका लॉस हो चुका है, वो आप नहीं सीख सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि आज का दिन निकल गया ना, यदि 3 तारीख का, तो 3 तारीख दोबारा जीवन में नहीं आने वाला है। तो ये आपको रोज का काम रोज करना पड़ेगा। सर एक बार प्लीज समझा दीजिए। देखते हैं पहले इसको उस एरिया का आप इंस्पेक्शन करें। तो पहले भी मैं बोला था, आइडेंटिफाई हैजार्ड, क्या खतरा है उसको पहचानिए। दूसरा, तीसरा, डिफाइनिंग सेफ्टी प्रिकॉशंस, क्या क्या सावधानियां यहाँ पे बरतनी है कार्य करने के दौरान, ये डिफाइन करना जरूरी है। जैसे क्या सावधानियां हो सकता है, बिना फेस शील्ड का वेल्डिंग नहीं होगा, या बारिश चल रहा है अभी वेल्डिंग मत करो, हवा तेज है इरेक्शन मत करो। यानी आपको देख करके कार्यस्थल को निर्धारित करना है कि सेफ्टी का कौन कौन सा व्यवस्था यहाँ पे लागू करना है। ऑब्जर्विंग प्रिंसिपल ऑफ सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस, जो कार्य चल रहा है ना, में हर एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना है, जिसमें सुरक्षित व्यवहार को प्रमोट करना है और असुरक्षित व्यवहार है उसको ठीक करने के लिए प्रेरित करना है, या काउंसलिंग करना है, कोचिंग करना है, एक्शन लेना है, जो भी करना है करना है। क्रिएटिंग वर्क परमिट कंडीशन, ये जो 5वां वर्ड है थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। क्रिएटिंग वर्क परमिट कंडीशन, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए वर्क परमिट में लिखा हुआ है कि यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए और नहीं, अब जो कंडीशन दे रहा है वो कंडीशन नहीं लागू होगा। तो कंडीशन को क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सटिंग्विशर लाइए, क्रिएट हो गया कंडीशन। तो क्रिएटिंग वर्क कंडीशन का मतलब होता है वर्क परमिट कंडीशन का कि जो परमिट में लिखा हुआ है ना वो वहां पे होना जरूरी है। सिंपल सा, जो लिखा है वो होना चाहिए, नहीं लिखा है तो ठीक है। अगला, रिव्यूइंग वर्क परमिट विद एक्सेप्टर, जो कार्य करने वाला व्यक्ति है उसको बुलाइए। देखो भाई, आपको कार्य करना है, जो भी सुरक्षा को करने सब हमने कर दिया है, मशीन बंद कर दिया है, एक्सटिंग्विशर रख दिया है, हाउसकीपिंग करवा दिया है, एरिया बैरिकेड करवा दिया है, हमने सब कुछ कर लिया है, आप भी कर दिया। उसके साथ भी आप रिव्यू करेंगे, तब इशूइंग वर्क परमिट, तब उसको परमिट देंगे कि ले लो अब आप काम करो। और 8वां काम हो जाएगा तो उसको बताना है इम्प्लीमेंटिंग हैंडबैग प्रोसीजर्स, आप परमिट वापस लाना, हम कार्यस्थल को इंस्पेक्शन करेंगे और परमिट उसके बाद क्लोज कर देंगे। यहाँ पे भी कितना स्टेप है, 8। किसी को कोई डाउट है? यस। इसमें क्या है, सबसे पहला इंस्पेक्टिंग वर्क एरिया, यानी जहां भी कार्य होना है उस कार्यस्थल का सबसे पहले आपको इंस्पेक्शन करना, जाना है वहां जाकर के देखना है। क्या देखना है, क्या स्थिति है वहां का। दूसरा, आइडेंटिफाई हैजार्ड, खतरे को पहचानना है, कौन कौन से खतरे हैं वहां। दूसरा, तीसरा, डिफाइनिंग सेफ्टी प्रिकॉशंस, सुरक्षा से संबंधित कौन कौन से सावधानियां यहाँ पे बरतनी है वो देना है। चौथा, अच्छे बिहेवियर, ऑब्जर्विंग प्रिंसिपल ऑफ सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस, कार्य करने का क्या सुरक्षित तरीका है, ऑब्जर्व करना, और यदि सुरक्षित है तो उसको ठीक करवाना। क्रिएटिंग वर्क परमिट कंडीशन, 5वां, यानी परमिट में जो लिखा हुआ है वो वहां होना चाहिए। हमको ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन जितना लिखा है उतना चाहिए। रिव्यूइंग वर्क विथ परमिट एक्सेप्टर, परमिट एक्सेप्टर यानी जो परमिट लेने वाला है। आप तो ये किसकी बात हो रही है, इशूअर की बात हो रही है, देने वाले की बात हो रही है। लेकिन जो लेने वाला है उसके साथ भी बात करनी है कि देखो भैया, जो जो रिक्वायरमेंट आपको है मैंने सब कुछ कर दिया है। तब ये 6 काम करने के बाद 7वां में परमिट इशू करना है। कहां पे अब कार्य कर सकते हैं। और इम्प्लीमेंटिंग हैंडबैग प्रोसीजर्स, और उसके बाद परमिट को वापस दे देना है
कि आप ले लीजिए, काम हमारा समाप्त हो गया, अब वो परमिट को क्लोज कर दें। किसी को कोई डाउट? 8 नो सर। ये जिम्मेदारी होती है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना समझना है कि जो इशूअर है ये 8वां स्टेप याद करने की जरूरत नहीं है। वर्क प्लेस पे जाएगा, वर्क प्लेस पे जा करके परमिट लेगा हाथ में और देखेगा वहां पे कोई हैजार्ड है क्या, हैजार्ड है तो उसको हटा दो, या क्या सेफ्टी का रिक्वायरमेंट है वहां पे वो व्यवस्था करनी है। परमिट में जो जो लिखा है वो वहां होना चाहिए। वर्कमैन को सुरक्षा में काम करने के बारे में बताएगा, जो काम करने वाले हैं उनको भी बता देगा कि देख लो भाई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, आप काम कर सकते हो, तब परमिट देगा। ऐसे सामान्य भाषा में आपको समझ के रखना है, राइट। चलिए अब रिसीवर रिस्पांसिबिलिटी, जो परमिट ले रहा है उसकी क्या जिम्मेदारी है। दे रहा है वो तो ठीक है, होता क्या है प्लांट में, क्या होता है जब कोई हादसा हो जाता है, किसकी गलती है, दिलखुश की गलती है, बुलाओ उसको। सुपरवाइजर बोलेगा सर मैंने इसको नहीं बोला था, अपने मन से चढ़ा है। बोलेगा सर बोला था हमको तभी हम किए हैं। बोला हम बोलेंगे छत से कूदो तो कूद जाओगे, ऐसे जवाब मिलता है कई बार। तो इससे बढ़िया है कि आप जो है ना परमिट मिलता है तो वर्क प्लेस को आप भी समझ लीजिए तभी काम कीजिए। क्या कहता है परमिट टू वर्क सिस्टम रिसीवर रिस्पांसिबिलिटी में पहला अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क प्रोसीजर्स, कार्य को कैसे करना है, कार्य का प्रोसीजर्स क्या है उसको पहले आप समझिए, पहला काम। अंडरस्टैंडिंग पोटेंशियल हैजार्ड एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस, दूसरा उसको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन से खतरा है और इससे बचने का क्या क्या उपाय लिया गया है, ये पता होना चाहिए काम करने वाले को। तब एक्सेप्टिंग द सेफ वर्क परमिट, तब उस परमिट को एक्सेप्ट करेगा। और ऑब्जर्विंग परमिट कंडीशन से परमिट में लिखा है कि मल्टी गैस डिटेक्टर से गैस चेक किया है, बोले दिखाओ किधर है मल्टी गैस डिटेक्टर, कैसे चेक किया है, क्या स्कोर आया है, कंप्लाई विद हैंडबैग प्रोसीजर्स, और काम समाप्त हो गया, परमिट वापस दे देंगे। ये जिम्मेदारी किसकी है, रिसीवर। रिसीवर कौन होता है, काम करने वाला रिसीवर होता है, या जिसके सुपरविजन में काम होता है वो भी रिसीवर हो सकता है। तो काम करने वाला का भी जिम्मेदारी है क्या, 5 जिम्मेदारी। पहला समझना है कि कार्य कैसे होता है, दूसरा वहां पे क्या खतरा है और उससे बचने का क्या क्या उपाय किया गया है, राइट। यदि परमिट सेफ है, काम करने जैसा है, तभी एक्सेप्ट करना है, नहीं तो मना कर। अब जैसे मान लीजिए वहां पे इसके फोल्डिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, अब बोलता है ऊंचाई पे चढ़ के काम करना है, कैसे काम होगा, नहीं हो पाएगा, मना करना पड़ेगा ऐसे परिस्थिति में। तो काम करने वाले व्यक्ति की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो परमिट को पढ़े, उसमें क्या लिखा हुआ है वो समझे, तब परमिट एक्सेप्ट करे। ऑब्जर्विंग परमिट कंडीशन, और परमिट में जो जो कंडीशन लिखा हुआ है, जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है कि मल्टी गैस डिटेक्टर से एयर चेक किया है, तो ऑक्सीजन परसेंटेज अपने से तो नहीं लिख दिया, मल्टी गैस डिटेक्टर आप देख सकते हैं कि है कि नहीं, ऐसे ही बोल रहा है, कई बार ऐसा हो सकता है। या इसके फोल्डिंग में ग्रीन टैग लगाया है, तो ग्रीन टैग लगाना ठीक है, लेकिन ये भी देख लो कि इसके फोल्डिंग में लेडर लगा है कि नहीं लगा है, हैंडलिंग में ड्रिल टो बोर्ड है कि नहीं है, इसके फोल्डिंग ऐसा तो नहीं है कि पलटी मार देगा ऊपर चढ़ने पे, तो आपको भी देखना है, उसके बाद ही आपको परमिट एक्सेप्ट करना है। और कंप्लाइंग विद हैंडबैग प्रोसीजर्स, और कार्य समाप्त होने के बाद आपका 3 जिम्मेदारी बनता है। पहला कि जितना भी प्लांट मशीनरी का गार्ड रिमूव हो या मटेरियल हटाए हो, उसको वही लगा दो जहां से आप बोले। दूसरा हाउस कीपिंग करना है, जो भी स्क्रैप टूल्स टेकल्स आपने लाया है वो सब कुछ आप बैग में भरिए, सफाई कर लीजिए। और तीसरा जो भी व्यक्ति आपके साथ कार्य करने वाले हैं सभी को उस कार्यस्थल से बाहर निकालिए। 3 जिम्मेदारी वहां पे। पहला कि गाड़ी, जैसे मान लो बाइक का मिस्त्री हो, वहां किसी का मेंटेनेंस के लिए गाड़ी आया, सब कुछ किया, ब्रेक का कनेक्शन करना भूल गया, अब तो रोड पे जाएगा तो क्या होगा, उसका लफड़ा हो जाएगा। तो इसलिए गाड़ी में से जितना जो आपने खोला है, बंद किया है, निकाला है, सब पहले लगा दो। प्लांट में भी सेम है, जो भी आपने किया है पहले आप उसे ठीक कर दो, और उसके बाद काम। इसमें किसी को कोई डाउट है, क्लियर है, नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए परमिट कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ परमिट। अब नंबर बताना बहुत मुश्किल है,
ये मैं बार बार बताता हूँ। कोई पूछता है कितने प्रकार के परमिट होते हैं, तो नंबर नहीं बताना है आपको, सिंपल सा बोलना है कि परमिट में बहुत सारे परमिट होते हैं और क्लाइंट अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग परमिट रखता है। तो चलिए इसमें हम से बताना शुरू करेंगे परमिट कितने प्रकार के। तो सबसे पहले रेडियोग्राफी परमिट। तो रेडियोग्राफी परमिट का मतलब ये होता है, जैसे आप देखते हो कि जब किसी का चोट लगता है, हड्डी टूट जाता है, तो हड्डी टूट जाता है तो उसका एक्सरे होता है। तो एक्सरे में निकल के आ जाता है फिगर कि क्या हुआ है, इसको कहाँ चोट लगा है, कहाँ पे इसको प्रॉब्लम हुआ है, वो हो गया एक्सरे। उसी तरह से प्लांट में जब वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग होता है, तो वेल्डिंग करने के बाद लोहे की पाइप को जब ज्वाइंट होता है, जो ज्वाइंट ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका एक टेस्ट है, उसको बोलते हैं रेडियोग्राफी। तो उस टेस्ट में पता चल जाता है कि रेडियोग्राफी में ये पाइप में कोई लीक है क्या, या वेल्डिंग ठीक से नहीं हुआ है, वो पकड़ में आ जाएगा। तो रेडियोग्राफी किसके लिए करते हैं? वेल्डिंग की क्वालिटी को देखने के लिए कि जो वेल्डिंग का कार्य हुआ है वो सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वैसे ही है जैसे एक्सरे आपका होता है, सेम है, लेकिन इसकी पावर बहुत ज्यादा होता है और इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। रेडियोग्राफी अक्सर नाइट में होता है या संडे को दोपहर बाद होता है, जब आदमी नहीं रहता है और वहां आदमी नहीं चाहिए। इसमें रिक्वायरमेंट है, जो रेडियोग्राफी करने वाला व्यक्ति होता है वो भी BARC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का, वो लेवल। उसके बाद उसका डार्क रूम वगैरह बनाना पड़ता है, मशीन को डार्क रूम में रखना पड़ता है, और रेडियोग्राफी का डिस्टेंस तय होता है कि जैसे मान लीजिए उसका क्या बोलते हैं, क्यूडी पे होता है, 15 क्यूडी, 20 क्यूडी, 25 क्यूडी उसका लिमिट है। तो मतलब जितना मोटा पाइप रहेगा, पावरफुल रेडियोग्राफी होगा, उसका उसमें रेडिएशन ज्यादा होगा। डोजीमीटर, सर्वेमीटर का रिक्वायरमेंट होता है, अलार्म बजेगा यदि रेडिएशन वहां पे हो रहा है, तो यह सब देखा जा सकता है सर्वेमीटर से कि कहीं रेडिएशन, गामा किरणें दिखती है उससे, जस्ट लाइक दूरबीन होता है वो। और इसमें क्या होगा, रेडियोग्राफी जब होगा तो उस एरिया को बैरिकेड करना पड़ेगा, वहां पे कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा और टेस्ट होगा। ये रेडियोग्राफी, इसके लिए अलग से परमिट लगता है। ऊपर में आ जाइए 2 नंबर, इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट। बिजली से संबंधित कोई भी कार्य है उसमें इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट लगेगा, इसमें पकड़ में आ जाएगा। एक्सकवेशन वर्क परमिट, खुदाई का कार्य होगा, मिट्टी खुदाई कर रहे हो, उसके लिए आपको परमिट लगेगा। और कितना खुदाई करेंगे तो परमिट लगेगा? नहीं भाई, ये तो वर्क एट हाइट के लिए है। 4 फीट से ज्यादा से। यस, कंपनी डिसाइड करता है, जैसे आप मैक्सिमम क्लास कंपनी में जाओगे ना, तो 300 mm से ज्यादा खुदाई करोगे तो परमिट लग जाता है। तो पकड़ के चलते हैं कि 300 mm यानी 1 फीट से ज्यादा खुदाई करनी है तो परमिट लगेगा। ऐसा नहीं कि जैसे थोड़ा सा एक फावड़ा मिट्टी निकल रहा है तो परमिट लाओ, ऐसा जरूरत नहीं है। प्रोसीजर क्या कहता है उसके हिसाब से हम लोग जाएंगे। और एलिवेटेड वर्क या हाइट वर्क परमिट, ऊंचाई पे कार्य करने के लिए परमिट, 1.8 मीटर या उससे ऊपर के कार्य के को ऊंचाई के कार्य बोलते हैं, तो उसके लिए परमिट लगेगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कई क्लाइंट ऐसे हैं जहां 1.5 मीटर के ऊपर ही परमिट लगता है। तो स्पेसिफिक क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम लोग इतने ही जानेंगे कि 1.8 मीटर के ऊपर जाएगा तो परमिट लगेगा ही लगेगा, और जितने भी रिक्वायरमेंट है वर्क एट हाइट के सब पूरा करना पड़ेगा। कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट, ये क्या है? यदि मान लीजिए कोई बंद वेसल में आपको काम करना है, जैसे मान लीजिए टैंक है, पीठ है, या कोई भी ऐसा वेसल है, वहां पे कन्फाइंड स्पेस का मतलब क्या है? मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, टॉक्सिक गैस हो सकता है। समझने के लिए मैं सीधा बता रहा हूँ, परिभाषा में नहीं जा रहा हूँ। ऐसा प्लेस जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, टॉक्सिक गैस हो सकता है, फ्लेमेबल गैस हो सकता है, कंटिन्यूअस काम करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, लगातार उसमें हम काम कर भी नहीं सकते हैं, आने जाने का रास्ता सूटेबल नहीं है, ये कन्फाइंड स्पेस है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए आपके घर में सिंटेक्स रखा हुआ है छत पे, पानी का टंकी। अब ये बताओ उसमें घुस के सो सकते हो? नहीं, उसमें प्रवेश करके सो नहीं सकते, क्योंकि वो पानी के लिए, आपके लिए नहीं है, मटेरियल के लिए है। भूसा रखने के लिए बनाया जाता है, आप क्या उसमें कितना देर रह सकते हो? नहीं रह सकते। मटेरियल रखने के लिए बनाया, आपको सोने के लिए नहीं बनाया।
आपको सोने के लिए बनता है तो आजकल घर में बड़ा बड़ा खिड़की, दरवाजा, वेंटिलेटर, एग्जॉस्ट फैन सब लगता है। तो कन्फाइंड स्पेस घुटन वाले प्लेस, ट्रेंच है, शहर में बड़े बड़े नाला, ये सब कन्फाइंड स्पेस है, वहां पे ये सब रिस्क रहता है, उसके लिए अलग परमिट। हॉट वर्क, वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, इस टाइप का कोई भी कार्य करते हो तो उसके लिए हॉट वर्क परमिट लगता है, राइट। और इसके अलावा कोई भी कार्य होगा तो उसको हम लोग कोल्ड वर्क या जनरल वर्क परमिट बोलते हैं। जैसे मैं इतना उदाहरण दिया तो, और जनरल वर्क में और भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे किसी क्लाइंट में आप जाओगे, लिफ्टिंग का अलग परमिट होता है, लिफ्टिंग वर्क परमिट, रिगिंग वर्क परमिट, ये अलग हो सकता है, राइट। तो और भी परमिट को आप अलग अलग डिवाइड कर सकते हो, लेकिन ध्यान ये रखना है कि कोई भी कार्य होगा, कोई भी एक्टिविटी होगा तो उसमें परमिट का होना अनिवार्य है, ये आपको पहले सुनिश्चित करना है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, परमिट का होना जरूरी है, कार्य कोई भी हो परमिट लेना अनिवार्य है। क्लियर है सभी को? यस यस सर। जैसे आपने एग्जांपल समझो ना, आपके घर में गैस सिलेंडर है तो गैस सिलेंडर देखिएगा बीचों बीच से ज्वाइंट किया गया है, वेल्डिंग किया रहता है, उसी का वेल्डिंग का टेस्ट होता है रेडियोग्राफी, कि सही से वेल्डिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट। तो हाँ बोलिए। ठीक है, समझ गया, प्रश्न आपका समझ गया। देखिए बात ऐसा है ना कि रेडियोग्राफी जो है वो महंगा होता है, सस्ता नहीं है, कॉस्ट उससे जुड़ा हुआ है। तो क्लाइंट ज्यादातर रिक्वायरमेंट देता है, जैसे प्रेशराइज लाइन है, प्रेशर ज्यादा रहने वाला है तो रेडियोग्राफी होगा, कोई क्वालिटी का मटेरियल जाने वाला है तो रेडियोग्राफी होगा। देखो टेस्ट जो होता है ना वेल्डिंग का, कई सारे टेस्ट है, जैसे मैं नाम बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहले कोई टैंक बनता है तो उसका बॉटम का टेस्ट होने वाला है, उसको वैक्यूम टेस्ट बोलते हैं। एक मशीन आती है, छोटा सा सिंपल सा एयर देते हैं, चारों तरफ से चूना जैसा रहता है, गूंथ करके आटा जैसा डो बना के और लगा देते हैं, प्रेशर देते हैं, हवा उसमें भरा रहता है, यदि हवा का प्रेशर कम हो गया मतलब बॉटम में लीकेज है, ये हो गया वैक्यूम टेस्ट बोलते हैं। उसके बाद दूसरा टेस्ट होता है चॉक केरोसिन टेस्ट बोलते हैं। चॉक केरोसिन टेस्ट कैसा होता है? वेल्डिंग मार दिया, एक तरफ चॉक लगा दिया, दूसरे तरफ केरोसिन डाला, तो यदि उसमें लीकेज होगा ना तो चॉक गीला हो जाएगा, मतलब लीकेज है, इसको चॉक केरोसिन टेस्ट बोलते हैं। उसके बाद एक होता है हाइड्रो टेस्ट। तो हाइड्रो टेस्ट में क्या है, टैंक में पानी भर देते हैं और पानी भर के छोड़ देते हैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन, कुछ दिक्कत होगा तो अपने आप लीकेज होना शुरू हो जाएगा, तो ये हो गया हाइड्रो टेस्ट। उसके बाद हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट होता है, अब पानी भर के प्रेशर देते हैं 5 kg पे, 7 kg पे, 8 kg पे, 10 kg पे, कैसा लाइन है, प्रेशर टेस्ट करते हैं, ये हो गया आपका प्रेशराइज करके टेस्ट करते हैं। एक डीपी होता है, ड्राई पेनिट्रेशन टेस्ट, ये व्हाइट और एक रेड कलर का केमिकल आता है, उसमें एक केमिकल मारा जाता है, पहले शायद व्हाइट, उसके बाद रेड, फिर सफाई होती है तो रेड वाला या व्हाइट वाला कोई नहीं रहना चाहिए, ऐसा टेस्ट है। और सबसे ऊपर का जो टेस्ट है वो होता है रेडियोग्राफी टेस्ट। तो रेडियोग्राफी क्लाइंट बोलता है कि जो आपका वेल्डिंग मारने वाले हो इसमें से 10% आपको रेडियोग्राफी करना है, पूरा वेल्डिंग का नहीं, 10% रेडियोग्राफी आपको करना है। तो क्या होता है, क्लाइंट आएगा 10% मार्किंग कर देगा कि इसको उसको जहां जहां डाउट लगेगा, यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करो, XYZ पॉइंट पे मार्किंग कर दिया और उसको आप रेडियोग्राफी करते हैं। तो ये क्लाइंट रिक्वायरमेंट तय करता है कि हमको कहाँ पे करवाना है। बहुत सारे क्लाइंट नहीं करवाते, ऐसे ही चलता है। तो ये आपको रिक्वायरमेंट देखना होगा कि कौन से क्लाइंट बोलता है करवाना है, और स्पेशली ये क्रिटिकल लाइन, प्रेशराइज लाइन के लिए ज्यादातर अप्लीकेबल होता है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा जवाब। वही एक्सरे की ही बात देखो, एक्सरे वर्ड जो है देसी वर्ड हो गया ना, तो हम लोग को उसका जो नाम है टेक्निकल रेडियोग्राफी उसको बोलते हैं, राइट। जस्ट लाइक आपको बताया, जो आपका जो किसी का हड्डी फ्रैक्चर होता है और जो एक्सरे होता है, सेम प्रोसेस उसका भी है, सेम, जो इधर है उधर है।
नहीं नहीं नहीं, मशीन वहां पे आता है। मशीन देखो वहां पे क्या करती है, और जहाँ गैप रहता है उसको पिक्चर ले लेता है और दिख जाता है एक्सरे में। राइट, ये सेम प्रोसेस है, जैसे आपका इधर है वैसे उधर है, लेकिन वहां पे पावर ज्यादा होता है, वो थोड़ा डिफरेंट है हल्का सा। तो सेम प्रोसेस है। आप जब प्लांट में जाओगे तो आपको दिख जाएगा कैसे होता है वो, या यूट्यूब पे आप सर्च करोगे वहां भी आप देख सकते हैं फोटोग्राफ में मशीनरी। लेकिन ये बहुत रिस्की एक्टिविटी है, वहां पे नहीं जाना है, वो हाई रिस्क एक्टिविटी है, ये प्रॉब्लम कर देगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि स्पष्ट हो गया होगा। यस बोलिए। आप क्लाइंट कितने घंटे का देता है उसके ऊपर डिपेंड है, 2 घंटा 4 घंटे 5 घंटे का भी दे सकता है। डिपेंड ऑन क्लाइंट, डिपेंड ऑन कंडीशन, क्या परिस्थिति वहां पे बन रही है। कोई जरूरत नहीं है ऐसा कि कब होगा। जैसे मान लीजिए आपको क्लाइंट ने 4 घंटे के लिए परमिट दिया, तो और 2 घंटा में काम समाप्त हो गया, रिन्यूअल नहीं करना है, या 4 घंटे का परमिट दिया, आपको 1 घंटा और बढ़ाना है, तो आप फिर वापस रिक्वेस्ट करने जाओगे कि आप 1 आवर का परमिट का एक्सटेंशन दे दीजिए, तो जरूरत पड़ी तो क्लाइंट दे देगा। या कुछ ऐसा कार्य आने वाला है तो बोलेगा आज नहीं कल होगा, तो कंडीशनल रहता है। लेकिन परमिट कोई भी हो 8 घंटे से ज्यादा का वैलिड नहीं हो सकता है। रेडियोग्राफी परमिट आपको 8 घंटे के लिए भी मिल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। राइट, वो डिपेंड ऑन कंडीशन और डिपेंड ऑन क्लाइंट, डिपेंड ऑन वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, उसके हिसाब से आपको डिसाइड किया जाएगा कि एक्सक्यूज मी सर। बोलिए, कोई बोल रहा है? सर बोल रहे जो परमिट होता है सर 24 घंटे ना वैलिड होता है, 8 मतलब घंटे। आमतौर पर मतलब नॉर्मली 24 नहीं नहीं घंटे नहीं नहीं, होता है। परमिट 8 घंटे के लिए वैलिड होता है। 8 ही घंटे के लिए होता है। यस, बिल्कुल करेक्ट। 8 घंटे की होती है, आवश्यकता अनुसार उसे दोबारा रिन्यूअल किया जा सकता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग को क्या करेंगे, रिन्यूअल करेंगे। मैक्सिमम 8 ही घंटे होती है। 8 घंटा की होती है। हाँ, जरूरत के अनुसार हम लोग उसको आगे बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है। परमिट ठीक है कोई छात्रों ने पूछा ना कि कैसे भरेंगे, उम्मीद है जवाब मिल गया होगा। जी सर। कैसे मिला जवाब? अभी एक व्हाट्सएप में फोटो भी आया था। बहुत सारा फोटो मैंने मंगवा दिया। देखो आप लोग, मैं बताता हूँ, हमने ऐसा व्यवस्था बना रखा है, हमने ऐसा व्यवस्था बना रखा है जिसके माध्यम से आप जो आसानी से किसी भी प्रश्नों का जवाब ढूंढ सकते हैं, बहुत आसानी से। जी अब सर। गौर करेंगे तो अभी आपने बोला तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ग्रुप में लिख दिया और देखो सारे छात्रों ने फोटो डाल दिया। तो हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे हैं सब व्यवस्था अवेलेबल है। और आप लोग से निवेदन ये हमारा रहेगा कि आप लोग नियमित रूप से क्लास करिए, डेली रोज पढ़िएगा भैया, तो बहुत फायदा होगा और बहुत कुछ सीख पाइएगा। रोज नहीं पढ़िएगा ना, मजा नहीं आएगा। ये मेरा ध्यान, इस बात को रखिएगा, है ना। ये चीजें जो है कभी कभी पढ़ने से चीजें समझ में नहीं आएगी, है ना। जी सर। चलो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, अब चलिए परमिट वर्क सिस्टम, ऑथोराइज पीटीडब्ल्यू इशूअर एंड रिसीवर्स। ये सिंपल है, आपके सामने उदाहरण मैं दिया। ये मत सोचना कि सर ने जो यस किया है वही यस होगा, नो किया नो। जैसे लिखा हुआ है ऐसा आपके पास होना चाहिए कि परमिट कौन देगा और कौन लेगा। कल या परसों के क्लास में सवाल पूछा गया था, परमिट कौन देगा और कौन लेगा। बहुत सिंपल सा सवाल है। देखिए, तो इसमें सामान्य सी बात है, परमिट कोई भी दे सकता है, कोई भी ले सकता है। उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है जिसको फॉलो करना है। जैसे मान लीजिए ऊंचाई का परमिट देना है, वर्क एट हाइट का परमिट देना है, एलिवेटेड वर्क जिसको बोलते हैं, तो वैसा व्यक्ति परमिट दे सकता है जिसको वर्क एट हाइट के बारे में संपूर्ण जानकारी हो, वो वर्क एट हाइट के बारे में क्या क्या हैजार्ड है, क्या सावधानियां बरतनी है, वो सब जानता हो, तभी वो परमिट दे सकता है। उसको ऊंचाई के कार्य के बारे में जानकारी नहीं है तो परमिट नहीं दे सकता है। तो आप कैसे चेक करोगे? कोई भी व्यक्ति प्लांट में है, उसका पहले ट्रेनिंग करवाओ, और ट्रेनिंग करवाने के बाद दूसरा जो काम है वो क्या है, टेस्ट लो। तो टेस्ट में क्या नंबर आता है उसका, इससे पता चल जाएगा उसका अवेयरनेस लेवल कितना है। और मैक्सिमम कंपनी ऐसा करता है
कि यदि उसका स्कोर मोर देन 80% आया, 100 नंबर में 80 नंबर ला देता है, तो यानी उसको परमिट इशू करने की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, इवैल्यूएशन पास कर गया, अब वह परमिट इशू कर सकता है। तो किसी भी व्यक्ति को परमिट इशू करने का अधिकार तभी दिया जाता है जब उससे संबंधित वह प्रशिक्षण में भाग लेगा, चाहे वो सेफ्टी ऑफिसर हो चाहे सेफ्टी मैनेजर हो, उसको भी ट्रेनिंग में भाग लेना है और उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है, एग्जामिनेशन को पास करना है, तभी उसको परमिट इशू करने का ट्रेनिंग दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं दिया जा सकता। ये रिक्वायरमेंट है। तो जैसे एग्जांपल, ये ऐसा सीट होना चाहिए, फैक्ट्री मैनेजर कोल्ड वर्क परमिट इशू कर सकता है और वर्क एट हाइट परमिट इशू कर सकता है, 2 परमिट इशू कर सकता है। सेफ्टी ऑफिसर कोल्ड वर्क इशू कर सकता है, हॉट वर्क इशू कर सकता है, कन्फाइंड स्पेस इशू कर सकता है, एलिवेटेड वर्क का परमिट इशू कर सकता है। ये रिक्वायरमेंट है। अब मेरा बोलना ये है कि ये मत याद कर लेना कि सेफ्टी ऑफिसर ही कर सकता है। सेफ्टी ऑफिसर को सब कुछ जानकारी हो सकता है, सभी परमिट इशू कर दे, लेकिन उसको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, प्रशिक्षण वो लेना चाहिए। भले वो 20 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन आज हमारे नए प्लांट में आया तो उसको पहले ट्रेनिंग के प्रक्रिया से गुजरना होगा। ट्रेनिंग के प्रक्रिया से गुजरने के बाद उसे इवैल्यूएशन के प्रक्रिया से गुजरना होगा, मतलब एग्जाम देना होगा, और पास करेगा तभी वो परमिट देने के लिए ऑथोराइज होगा, अदरवाइज उसे ऑथोराइज नहीं किया जा सकता है। क्लियर है भैया? तो ये हो गया डेजिग्नेशन वाइज कि किसको क्या परमिट, कौन देगा कौन लेगा, ऐसा चार्ट आपके पास होना चाहिए, ये सिंपल। और दूसरा नेम वाइज होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मोहित सिंह, तो मोहित सिंह क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं परमिट, यस। परमिट क्लोज कर सकते हैं, यस। परमिट रिन्यूअल कर सकते हैं, यस। परमिट फाइनल क्लोज कर सकते हैं, यस। फायर वॉचर, आग बुझाने का ट्रेनिंग इनको है, बुझा सकते हैं, यस। तो ऐसा ले लिया, जो इनको जानकारी है तो आप कर सकते हो। तो ऐसा आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए कि अपने प्लांट में जितने भी व्यक्ति हैं, कौन परमिट दे सकता है, कौन ले सकता है, कौन क्लोज कर सकता है, कौन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को बंद कर सकता है। जैसे आइसोलेट एनर्जी सोर्स, बिजली के उपकरण को या जो भी ऊर्जा के स्रोत हैं, कौन बंद करेगा? ये मेंटेनेंस मैनेजर नहीं कर सकते, मेंटेनेंस ऑफिसर नहीं कर सकते, करेगा सुरेंद्र त्यागी कर सकते हैं। यस, तो इसमें क्या है, आपको देखना क्या है, मैकेनिज्म क्या रहेगा? मैकेनिज्म ये रहेगा कि आपको देखना है कि उस व्यक्ति को ट्रेनिंग दो, इवैल्यूएशन करो, और इवैल्यूएशन करने के बाद वो पास होता है, आपको लगता है कि उसका अवेयरनेस है, उसको जानकारी है, तो उसे ऑथोराइज किया जा सकता है। राइट? उम्मीद है कि आपको सबको समझ में आया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़े। यस, तो अगेन फाइनल कमेंट मेरा इस पे ये है कि परमिट कौन देगा कौन लेगा, कोई भी दे सकता है, कोई भी ले सकता है, बशर्ते जो परमिट देने के लिए प्रशिक्षण निर्धारित किया गया है वो ट्रेनिंग उसको करवाइए। ट्रेनिंग में वो पास हो जाएगा, और पास करने के बाद उसका एग्जाम होगा, एग्जाम में पास हो जाएगा, तब उसको ऑथोराइज किया जा सकता है कि आप ट्रेनिंग परमिट ले सकते हैं, आप परमिट ले सकते हैं। तो परमिट देने और लेने के लिए अवेयरनेस होना जरूरी है, तभी होगा। पोजीशन हो और मालूम नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लो किसी कंपनी का कोई मैनेजर है और उसको वर्क एट हाइट के बारे में कुछ नहीं पता है, ABCD, तो उससे परमिट लेन देन कराना बहुत भारी पड़ सकता है, मुश्किल हो जाएगा। ऐसे कार्य को अवॉइड करना है। नेक्स्ट, एक स्लाइड पीछे करने की बात आई, मैं कर दिया, अब देख सकते हो, फिर मैं आगे बढ़ूं। गुड, चलो अब इस स्लाइड को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। परमिट टू वर्क सिस्टम इन ब्रीफ, many accidents have occurred due to lack of work permit or non-observance of its consigned safety measures. Like, to safe work permit is useful for, किस लिए? The safety of person in charge of the work. जो व्यक्ति कार्य कर रहा है या उस कार्य का इंचार्ज है, उसके लिए बहुत यूजफुल है। मान लीजिए जो कार्य कर रहा है उसको चोट लगा, एक मिनट रुकिएगा जरा। हेलो, गुड मॉर्निंग, बोलिए।
ओहो, क्लास तो चल रहा है, आपको शायद लिंक नहीं गया होगा। मैं देखने क्योंकि आपका नंबर जोड़ा कॉलेज से मिला नहीं है, मैं करता हूँ। ठीक है, मैं लिंक भेजता हूँ आपको। सॉरी, आप व्हाट्सएप पे हाई लिख दें मुझे। जो कार्य करवा रहा है उसके अंदर में चोट लगा, दोनों को दिक्कत है, चोट लगा तो लगा, जिसकी जिम्मेदारी है उसको भी आंसर करना पड़ेगा। दूसरा, द सेफ्टी ऑफ पर्सन इन चार्ज ऑफ द वर्क, और जो उस कार्य का इंचार्ज है, पहला क्या था जो काम कर रहा है उसके लिए, और दूसरा जो इंचार्ज है उसके लिए, दोनों के लिए यूजफुल है। द रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द प्रोसेस एंड इक्विपमेंट, जो कार्य चल रहा है उसका कंप्लीट असेसमेंट आप कर लेते हो, क्या उसमें रिस्क है, क्या उस पे एक्शन लिया गया है, क्या बचाव के उपाय है, संपूर्ण काम आप कर लेते हैं, राइट। तो इसमें फायदा किसको किसको है? तीन बात हो गया, जो काम कर रहा है उसके लिए फायदेमंद है, जो काम करवा रहा है उसके लिए फायदेमंद है, और प्लस रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द प्रोसेस एंड इक्विपमेंट। किसी भी मशीनरी में आप काम करने जाते हो तो पहले चेक कर लेते हो कि इस कार्य में क्या रिस्क है, इस कार्य को कैसे करना है, इस कार्य का क्या प्रोसीजर रहेगा, कंप्लीट असेसमेंट आप कर लेते हो। एक रिस्क मैनेजमेंट भी हो गया। और नेक्स्ट 2 लाइन 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट वन मोर एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर। जो हायरार्की ऑफ कंट्रोल हम लोग बताए हैं उसमें परमिट कौन सा कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है बताइए? हायरार्की ऑफ कंट्रोल में परमिट कौन से पार्ट का हिस्सा है? वेरी गुड, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में लिखाया गया है ना परमिट और लोटो। परमिट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिस्सा है। ये क्या करता है? इट इज नॉट वन मोर एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर। यह सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए पेपर नहीं है कि लीगल रिक्वायरमेंट है परमिट होना चाहिए। सर परमिट तो था ना, लेकिन वहां पे जो था उसका हालात तो अलग ही है। नहीं, फील एंड फॉलो करेक्टली द वर्क परमिट, बिकॉज इसको सही से भरिए और जो भी लिखा हुआ है उसका पालन करिए, क्योंकि इट कुड सेव योर लाइफ, क्योंकि यह सीधे आपके जीवन को बचाता है, आपके जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। मान लीजिए आप परमिट कहीं लिए, परमिट चाहिए, रिक्वायरमेंट है, लिखना है, कुछ भी लिख दिया। एग्जाम्पल, कन्फाइंड स्पेस में कार्य करने गया, ऑक्सीजन का लेवल नहीं चेक किया, बोला लिख दो चेक कर दो, ओके कर दो, लिख दिया। आदमी गया काम करने, ऑक्सीजन नहीं है, दम घुटा, गिर गया, बेहोश हुआ, हो सकता है डेथ हो गया। अब देखो कितना भारी पड़ा वो पेपर बनाना। तो मैं कहता हूं कि फर्जी परमिट भरने से बढ़िया है कि मत भरो। क्यों बर्बाद कर रहे पेपर? परमिट भरना है, परमिट को कंप्लीट करना है, तो आप वर्क प्लेस पे जाइए, परमिट में एक एक पॉइंट लिखा हुआ है उसको पढ़िए। यदि वहां पे यस है तो यस कीजिए, यदि नो है तो नो कीजिए। फर्जी काम मत करिए, क्योंकि सही काम नहीं करिएगा सीधा किसी का जीवन ले लेगा ये परमिट। इट कुड सेव योर लाइफ, ये सीधे आपके जीवन से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसलिए इसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता है। सही जानकारी परमिट में होना अनिवार्य है। तो परमिट सिस्टम समाप्त होता है। इसमें किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ लो, मैं आपको बता दूंगा, अन्यथा हम लोग अगले अध्याय की तरफ जाएंगे। यस, तो अभी हम भैया परमिट वाले मामले को समेट रहे हैं। अब जितना हमने